तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 18। ठीक है, यानी कि पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये है हमारा टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, इसमें मतलब जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सभी क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है वन भोज में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की मात्रा क्या होगा, बढ़ाना होगा या घटाना होगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन की मात्रा भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, यानी कि बच्चों की संख्या यदि वन भोज में जितने बच्चे जा रहे हैं और यदि बच्चे बढ़ रहे हैं मतलब ज़्यादा बच्चे वन भोज में जा रहे हैं तो उसकी भोजन की मात्रा भी बढ़ानी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको पूछा गया है चाल में वृद्धि होगी तो दूरी तय करने में अधिक समय लगेगा या कम समय लगेगा या उतना ही समय लगेगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यदि चाल में वृद्धि होगी तो अधिक समय नहीं कम समय लगेगा। ठीक है, मतलब जहां हमें पहुंचना है कम समय में पहुंच जाएंगे यदि चाल में वृद्धि होगी तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है कार्य मतलब किसी कार्य क्या है, इसमें कहा गया है किसी कार्य को करने में यदि अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं तो कार्य पूरा होने में अधिक समय लगेगा या कम समय लगेगा या उतना ही समय लगेगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कम समय लगेगा। ठीक है, यदि व्यक्ति की संख्या मतलब जितने काम मजदूर कर रहे हैं मजदूरों की संख्या यदि हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कम समय में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है 4 कलम का मूल्य 12 रुपया है तो एक कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक कलम का मूल्य हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको किस प्रकार सॉल्व करना चाहिए, चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें दिया गया है 4 पेन बराबर 12 रुपये। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक पेन के लिए। एक पेन के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे जो निकालना है उसके दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 से दोनों तरफ हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 है, 4 से भाग देने पर यहाँ 1 आ जाएगा और इधर हम लोग 4 से डिवाइड यानी कि 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आएगा, सॉरी ये रुपया है। ठीक है, ये क्या है, रुपया। तो 4 से डिवाइड करने पर एक पेन इक्वल टू 3 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 3 रुपया। और जब हमें इस प्रकार पूछा जाए, जैसे कि मान लेते हैं हमें जो दिया है वो उसी प्रकार ही दिया है, मान लेते हैं 4 पेन बराबर 12 रुपया ही दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है 6 रुपया मान लेते हैं, 6 रुपये में कितना पेन होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो हमें क्या करना चाहिए, सॉरी यहाँ रुपया है। ठीक है, पी नहीं रुपया। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले 1 रुपया का निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए 1 रुपया का, मतलब 1 रुपया में कितना पेन होता है वो निकालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें रुपया में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया बराबर क्या करेंगे, इससे दोनों तरफ भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 4/12। ऐसे काटने के बाद हमारे पास 1 बराबर आ जाएगा, यानी कि 1 रुपया बराबर 1/3 पेन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 1/3 कलम मिलेंगे। ठीक है, तो 6 रुपये में कितना मिलेगा, इससे इंटू करना होगा, 1/3 से हम लोग इंटू कर देंगे 6 को, तो वो हमारा 6 रुपये का मिल जाएगा, यानी कि 6 रुपये में कितना कलम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसे काटने के बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर।
तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें हमें जो पूछा गया है तो हमने निकाला इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी सी सही है, ठीक है। क्योंकि 4 कलम यानी कि 4 पेन इक्वल टू 12 रुपये हमें दिया गया था और एक के लिए निकालना था, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिए, तो इसे भाग देने पर 4 से तो हमें मिला 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है हमसे। इसमें हमसे पूछा गया है यदि दो राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि बढ़ाने से दूसरी राशि भी बढ़ता हो तो उस राशि को कहते हैं अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। उसका मतलब देख लीजिए, अनुक्रमानुपाती जैसे कि हम लोग कह सकते हैं x अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती y। इसका मतलब ये हुआ कि यदि x का मान यदि हम लोग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसी के अनुसार ये भी बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। यदि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। और यदि इसका उल्टा हो जाए जैसे कि x समानुपाती 1/y, तो इसमें क्या होगा, x बढ़ाने पर y घट जाएगा और y बढ़ाने पर x घटेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ हमें पूछा गया है एक राशि बढ़ाने से दूसरे भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार संबंधित है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दो राशियाँ, क्या है, दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हैं कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि उसी अनुपात में घट जाती है, तो उस राशियों को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। हमने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये किस प्रकार संबंधित हैं, यदि x ये है, ये किसके समानुपाती हैं, 1/y के समानुपाती है, ठीक है। तो इससे बढ़ने से ये घट रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 था और ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है x और y जब प्रत्यक्ष रूप से विचरण करें तो उसे दर्शाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से विचरण करने का मतलब ये हुआ कि x का मान बढ़ने या घटने से y के मान भी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। x समानुपाती y, इस प्रकार हम लोग इस राशि को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है x/y = k है, तो k को क्या कहते हैं, तो k को क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है यदि 8 पेन का मूल्य 72 रुपया है तो 180 रुपया में कितने पेन मिलेंगे, ठीक है। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ देख लीजिए। हमें कहा गया है 8 पेन का मूल्य क्या है, 72 रुपये, ठीक है। 72, इसको हटा लेते हैं, क्या है, 8 पेन = 72 रुपीज़, ठीक है। अब हमें 108 रुपये में कितना पेन मिल रहा है वो पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, रुपये का मतलब हमें इसमें से क्या करना है, 1 रुपये का पहले निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ हमें रुपये पूछा गया है, तो 1 रुपये के लिए हम लोग क्या करते हैं, 72 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये बराबर आ जाएगा आपका 8/72, चूँकि इसको हम लोग 1 रुपये मान लिए और इसको हम लोग डिवाइड कर दिए 12 से, तो ये कट जाएगा आपका, 72 है तो 72 से 72, ठीक है, ये वाला 12 से नहीं 72। अब ये आ गया 8 9 72, यानी कि 1/9 कितना आया, 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में आपको कितना पेन मिलता है,
1/9 कलम मिलता है, ठीक है, इतना पेन मिलता है। तो अब हमारे पास कितना है, 108 रुपये है। तो 108 रुपये दोनों तरफ इंटू कर देते हैं। तो 108/9 आ जाएगा, ठीक है। इंटू करने के बाद अब इससे हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 9 एका 9, 9 दूगुने 18, यानी कि 12 पेन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 108 रुपये में आपका 12 पेन हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले होंगे, ठीक है। 1 दर्जन केले बराबर 30 रुपया, मतलब 12 पीस केला, 12 पीस, ठीक है, 12 पीस केला बराबर 30 रुपये। तो 360 रुपये में कितने केले होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले 1 रुपये का निकालेंगे। तो 1 रुपये में कितना है, 1 रुपये में आपको कितना मिलता है, 12/30 केला, ठीक है। ये कट जाने के बाद ये आ जाएगा इधर 5 और यहाँ आएगा आपका 2, यानी कि 2/5 केला मिल रहा है आपको 1 रुपये में, ठीक है। तो 1 रुपये तो हमारे पास कितना है, 360 रुपये है। तो 360 रुपये हम लोग इंटू कर देंगे 2/5 के साथ। क्या करेंगे, 2/5 गुणा 360। अब ये कट जाएगा इसके साथ कितना बार में, 5 6 31, 5 7 35 और फिर यहाँ आ गया 10, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 72, ठीक है। तो 72 इधर से आएगा काटने के बाद, और इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 4 और यहाँ से 14, यानी कि हमारे पास वो क्या आएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, 144 केले हो जाएगा, ठीक है। 360 रुपये में 144 केले होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में हो तो उसे लिख सकते हैं, उसे किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए प्रतिलोम अनुपात का मतलब एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब x बढ़ाने से y घट रहा है, या y के बढ़ने से x घट रहा है, ठीक है, इस प्रकार संबंधित है। तो वो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें देखिए x समानुपाती 1/y है, x बढ़ने से y घट रहा है, या फिर x घटने से y बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है प्रतिलोम अनुपात को भी कहते हैं, यानी कि प्रतिलोम अनुपात को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती भी वही होता है, मतलब उल्टा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में पूरा करते हैं, तो 35 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए 45 व्यक्ति है, दिन कितना लग रहा है, 49 दिन, ठीक है। मान लेते हैं 45 व्यक्ति है, ये मैन है, और हमें इस काम को पूरा करने में 49 दिन लग रहा है, ठीक है, 49 दिन, डी दिन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा तो यहाँ दिन की संख्या क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यदि ज़्यादा वो लोग होंगे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी कि कम दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये किस प्रकार संबंधित है, जैसे कि हम लोग निकालेंगे एक आदमी के लिए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ गुना करना होगा, किससे गुना करना होगा, 45 से, ठीक है। मतलब एक आदमी के लिए आपका इतना आ जाएगा, 45 गुना 49। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था यदि एक के लिए निकालना है तो हमें भागा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ उल्टा संबंधित है, इसका व्युत्क्रम मतलब ये जो आदमी है यहाँ इसके बढ़ने से यहाँ घट रहा है,
इसका मतलब इसे क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ घटेगा तो यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक आदमी यदि उसी काम को करेगा तो उसको कितना दिन काम करना होगा, 45 गुना 49 दिन। ठीक है, इतना दिन उसको लगेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है वो कितना है, 35 आदमी है। तो 35 आदमी है तो वो क्या होगा, 35 आदमी का हो जाएगा आपका 45 था, एक आदमी का 45 गुना 49 था, तो उसी में से 35 आदमी अपना काम को बांट लेंगे। ठीक है, यानी कि 35 आदमी हैं तो आपस में काम बांट लेगा, तो 35 से इसको हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो कट जाएगा ये 7 से, 7 × 5 = 35 और ये 7 × 7 = 49। ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से ये 5 × 9 = 45। अब इसे इंटू करने के बाद 9 से 63। ठीक है, तो इसका मतलब 63 दिन लगेगा कितना, 35 आदमी को उस काम को पूरा करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात है तो किस प्रकार हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या होता है, x समानुपाती 1/y, इस प्रकार संबंधित होना। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y आएगा तो x y बराबर ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तो नहीं होगा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे x y है और इक्वल टू k है। ठीक है, तो y इधर आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि x y था और इधर k था। ठीक है, अब y को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू यहाँ गुना में था, यहाँ भागा में, यानी कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x और यहाँ y है, यदि k स्थिरांक है इसको हटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/y और यहाँ x। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसको हम लोग अच्छा से देखें तो इस प्रकार है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रतिलोम अनुपात किस प्रकार होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती किस प्रकार होता है, x समानुपाती 1/y। ठीक है, अब ये जो साइन है ये अनुक्रमानुपाती का है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं बराबर में, और यदि बराबर में इसको बदल देंगे तो यहाँ एक ठो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग स्थिरांक कहते हैं, तो k आ जाएगा और ये इसके साथ इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ इनटू होने के बाद क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये x के साथ इनटू, एक के साथ इनटू होगा तो k/y, और यहाँ जो y है ये क्या है, ये अब यहाँ भागा में है तो इसको इधर ले जाने पर ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि x y बराबर k, ये हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है अनुपात होता है, अनुपात क्या होता है, सीधी अनुपात या उल्टा अनुपात या प्रतिलोम अनुपात या विलोम अनुपात। ठीक है, तो क्या होता है, सीधी अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब अनुपात, सीधी अनुपात। ठीक है, उल्टा का मतलब उल्टा ही होता है, प्रतिलोम भी उल्टा होता है, विलोम का भी उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी कहीं पे डाउट आपको रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।